सबको? यस सर। चलो हाँ आवाज आ रही है सर। जैसे डेटा इंटरप्रिटेशन में ना आपका पूरा जो एप्लीकेशन जो आप लोगों ने पीछे 3 चैप्टर पढ़े हैं अभी, परसेंटेज, एवरेज एंड रेशो से ही क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। और उसके अलावे मतलब बिल्कुल कुछ मतलब कुछ जनरल क्वेश्चंस होते हैं, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, वो तो एक अलग बात है। अदरवाइज एप्लीकेशन इन तीनों का ही लगता है आपका पूरा उसमें ना। फिर आप सब लोग स्टेटिस्टिक्स 10th क्लास में पढ़े ही हो, तो आपको टाइप्स ऑफ डायग्राम भी पता होंगे। जैसे एक हमारा टेबुलेशन फॉर्म में डेटा होता है हमारा, एक हमारा बार ग्राफ फॉर्म में होता है, एक लाइन ग्राफ में होता है, और एक हमारा पाई चार्ट में डेटा होता है। तो अब ये जितने भी आपको सारे डायग्राम है ना, इन सब में कुछ नहीं होना है आपको ईयर और उनकी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी या फिर कोई भी किसी कंपनी का नाम या उनका बिजनेस या फिर उनका डेटा, वो सब गिवन होगा। और उन सब डेटा के बेस पे आपको जो है क्वेश्चन पूछता है परसेंटेज, एवरेज एंड रेशो के बेस पे, ठीक है। अब जैसे टेबुलेशन में मतलब टेबल फॉर्म में डेटा आपको होगा, और उससे इन इस तरह के क्वेश्चन पूछेगा। अभी हम सेट बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। बार ग्राफ में बार ग्राफ पे लगा के पूछेगा आपको डेटा, ऐसे करके फ्रीक्वेंसी इस फॉर्म में गिवन होती है उसमें। लाइन ग्राफ में आपका लाइन ग्राफ देगा। तो कुल मिला के जब आप डीआई की बात आती है ना, तो डीआई में थोड़ा सा जो एक अलग तरह से डेटा रिप्रेजेंट करता है वो आपका होता है पाई चार्ट, ठीक है। तो पाई चार्ट वाला कंसेप्ट आपको करने के लिए ही मेनली डीआई का क्लास करना होता है। अदरवाइज वंस यू आर कंप्लीट विद परसेंटेज, एवरेज एंड रेशो, यू शुड बी एबल टू डू ऑल द डीआई क्वेश्चंस, सिर्फ इसको छोड़ के। क्योंकि यहाँ हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि जो पाई चार्ट वाला डेटा होता है ना, वो आपको दो तरह से देता है। एक डिग्रीज में डेटा देता है, परसेंटेज में भी डेटा देता है, और आपको फ्रैक्शन में भी डेटा दे सकता है, ठीक है। तो जैसे मैं बोलूँ, एक डेटा हम बना लेते हैं परसेंटेज का, एक डेटा हम बना लेते हैं डिग्रीज का, और एक डेटा मैं बनाता हूँ फ्रैक्शन का। जैसे सपोज करो मुझे ना कोई भी एक ना बिजनेस स्टार्ट करना है, और एक बिजनेस ना मैं बिल्कुल एक नॉर्मल बिजनेस की बात करता हूँ। जैसे मुझे ना सपोज करो एक टी स्टॉल खोलना है, ठीक है। तो अगर मुझे टी स्टॉल खोलना है, तो मुझे अगर उसमें कॉस्ट की बात करनी है, तो मेरे किस किस टाइप का कॉस्ट आ सकता है? बताओ क्या क्या कॉस्ट हो सकता है टी स्टॉल खोलने के लिए? एनीवन? कॉस्ट आ सकती है मतलब? मतलब अगर मुझे टी स्टॉल खोलना सर है, रॉ मटेरियल, हाँ, क्या क्या आइटम के लिए मुझे पैसे की जरूरत पड़ेगी, या फिर क्या क्या गैस, कॉस्ट आएगा मेरा? गैस की स्पेस रेंट, चाहिए होगा एक्सपेंसेस, पहले तो, स्पेस। सबसे सर्विंग, पहले तो आपको चाहिए स्पेस, तो मैंने बोला उसके लिए रेंट चाहिए। हम्म। और रेंट के अलावा दूसरा क्या चाहिए मुझे? रिसोर्स। रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज से भी पहले मैं रॉ मटेरियल रख लेता हूँ, क्योंकि रिसोर्सेज में अकेला भी जाएगी दुकान, अभी मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ मैं अकेला चला रहा हूँ, हम्म। ठीक है। रॉ मटेरियल हो गया, उसके अलावा और क्या चाहिए मुझे? अब मैं रॉ मटेरियल में ना नाम, इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी का लिख लेता हूँ मैं, जैसे कि मेरा इलेक्ट्रिसिटी का आएगा, ठीक है। उसके अलावा और क्या आ सकता है मेरा कॉस्ट? लेबर कॉस्ट मेरा आ सकता है। लेबर। और क्या कॉस्ट आ सकता है? कोई भी एक कॉस्ट बता दो इसी में। गैस। चलो गैस रख लेते हैं इसको, हम्म। ठीक है। तो ये ना मेरे सब तरह का कॉस्ट हो गया। अब वैसे ही मैंने यहाँ पर बोला कि इधर मेरा रेंट आ गया, है ना। वैसे ही रॉ मटेरियल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, लेबर हो गया, एंड गैस का कॉस्ट हो गया।
और यही डेटा मैं यहाँ भी लगाता हूँ इधर। रेंट, रॉ मटेरियल, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। उसके बाद आपका लेबर, और लेबर के बाद आपका गैस का कॉस्ट आएगा, ठीक है। अब हुआ क्या, ये आपको ना तीनों में ना अलग तरह से डेटा देगा। अब तुमको हमेशा एक चीज ध्यान रखना है, फ्रैक्शन के केस में होल क्या होता है हमारा, 1। 1 डिग्रीज के केस में मेरा होल कितना होता है, 360 डिग्री। और परसेंटेज के केस में होल मेरा कितना होता है, 100 100%। तो अब आप लोग ना, जैसे मैं बोला कि सपोज करो तुम्हारा रेंट का कॉस्ट आ रहा है 1/5, ठीक है। और गैस का कॉस्ट आ रहा है आपका 1/4। रॉ मटेरियल का कॉस्ट आपका आ रहा है जी, मतलब ये भी मैं बोला कि रॉ मटेरियल का कॉस्ट भी 1/4 आ रहा है। और उसके बाद तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ रहा है 1/20। कितना हो गया इन सबका सम, हाफ, 70% और 75, 1/4 बताते ना। और यही बोला मैं, इसका भी 1/4 आ रहा है। अब ये पूरा वो बन जाएगा ना, सम एक होल बन जाएगा ना 1 के बराबर। वही अगर मैं सॉरी, अगर मैं डिग्रीज में बात करा, अच्छा ये मत सोचना कि मैं इन्हीं के इक्विवेलेंट वैल्यू लिख रहा हूँ। मैं फ्रैक्शन में कुछ भी लिख सकता हूँ, रेंट वाली यहाँ पर डिग्रीज वाली साइड में कुछ भी वैल्यू लिख सकता हूँ। और परसेंटेज में मैं जस्ट ये बताना चाहूंगा आप लोगों को, क्या फ्रैक्शन से डिग्रीज में क्वेश्चन पूछता है तो कैसे चेंज करते हो, परसेंटेज से डिग्रीज में पूछता है तो कैसे चेंज करते हो, या फिर डिग्रीज से परसेंटेज में पूछता है तो कैसे चेंज करते हो आप लोग ना। तो अब जैसे मैंने यहाँ पर रेंट का लगा लिया कि ये 72 डिग्री है, ठीक है। और रॉ मटेरियल का मैंने लगा लिया ये तुम्हारा 54 डिग्री है, ठीक है। उसके बाद मैंने गैस का लगा लिया कि 108 डिग्री है। और ये बचा कितना, 360 में से माइनस करेंगे इसको तो हमारा पूरा 360 भी बनना चाहिए ना होल। तो 108 प्लस 72 प्लस 54, 234 हो गया ना। तो मैं क्या करता हूँ, सपोज करो मैंने जो है लेबर का भी 72 डिग्री ही ले लिया, 306 हो गया। अरे 54 डिग्री और बचा, मैंने बोला इसका भी 54 डिग्री हो गया। अब आती है बात परसेंटेज डेटा की। परसेंटेज डेटा में मैं बोला रेंट पे आप पे करते हो 25%, रॉ मटेरियल पे आप पे करते हो कि 15%, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी पे आप पे करते हो 10%, लेबर पे आप पे करते हो 20%, और गैस पे आप पे करते हो 30%। 100 हो गया ना टोटल ये। तो अब आपको अगर इस तरह से डेटा गिवन है, तो जैसे अगर मैं पहले डायग्राम की बात करूंगा इस वाले की, तो अगर तुमको बोलेगा अब तुम सुनना ध्यान से इसको ना, मैं यहाँ पर लिख के भी कर लेता हूँ, हम डायग्राम साथ में देखते जाएंगे। अभी मैं फ्रैक्शन वाले की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर बोलता है कि आपका जो टोटल कॉस्ट है वो आ रहा है 50,000 पर मंथ का, ठीक है। और बोला है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ रेंट पर मंथ। दिस इज वेरी इजी टू कैलकुलेट, क्योंकि रेंट का आपको पता है 1/5 ऑफ 50,000। आप डायरेक्टली कर दोगे 1/5 ऑफ 50,000 विच इज इक्वल टू 10,000। 10,000 वैसे ही आपको बोलता है कि डिफरेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ रेंट एंड कॉस्ट ऑफ लेबर कितना होगा। तो आप बोलोगे डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट ऑफ रेंट एंड लेबर का मतलब 1/4 माइनस 1/5 इज इक्वल टू 1/20। हम्म और 1/20 ऑफ 50,000 निकालना इज वेरी इजी। हम्म कितना हो जाएगा, 2500 2500, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी तरह का वो निकाल सकते हो। तीसरा क्वेश्चन आपको जो मेन मैं आपको यहाँ बताना चाह रहा था इस डायग्राम के थ्रू पूछेगा, द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी
विल रिप्रेजेंट का स्पेलिंग तो गलत है पर समझ लेना ही सही है। विल रिप्रेजेंट द सेंट्रल एंगल ऑफ एक्स डिग्री। ठीक है, तो तुमको एक्स का वैल्यू पूछ लेता है वहाँ कितना होगा। तो अब आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी का जो कॉस्ट है वो 1/20 है, 1/20 ऑफ होल। और तुमको बताना क्या है, सेंट्रल एंगल के रिस्पेक्ट में बताना है। तो जब एंगल की बात आती है तो होल हमारा कितना बन जाता है, 360 डिग्री। तो वहां पर आप इस आंसर को निकालने के लिए 1/20 इंटू 360 कर देते हो और आप बोलते हो इसको कितना डिग्री बनेगा, 18 डिग्री का एंगल बनेगा सिर्फ। ठीक है, क्लियर है ये, यस सर। है ना। और वहीं अगर तुमको क्वेश्चन अगर पूछता है, अगर टोटल कॉस्ट नहीं गिवन है, इस क्वेश्चन में टोटल कॉस्ट इज नॉट गिवन, तो वहां बोलता है तुमको इफ द कॉस्ट ऑफ लेबर इक्वल टू 16,000, तो बोलेगा व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। तो आप क्या बोलोगे, आपको पता है कि 1/5 का वैल्यू जो है वो, नहीं लेबर का गिवन है ना, तो 1/4 का वैल्यू तुमको गिवन है और रॉ मटेरियल का बताना। तो यहाँ तो ये सेम हो गया कोइंसिडेंटली, है ना, क्योंकि आपको पता है रॉ मटेरियल भी और लेबर का कॉस्ट जो है वो सेम है। बट तुम सोचो रॉ मटेरियल की जगह अगर इसने पूछा होता रेंट का, यहाँ मैं इसको रॉ में, क्योंकि दोनों सेम थे तो मैं इसको रेंट कर लेता हूँ। तो ये पूछ रहा है इफ द कॉस्ट ऑफ लेबर इज 16,000 व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ रेंट। तो आप बोलोगे 1/4 का जो वैल्यू होता है वो 25% के बराबर होता है ना। तो या तो आप डायरेक्टली कर सकते हो कि 1/4 का वैल्यू अगर 16,000 है तो तुमको निकालना है कि 1/5 का वैल्यू कितना होगा। तो पहले तो आप 16,000 से टोटल निकाल लो, टोटल कितना हो जाएगा इंटू 4। 16,000 इंटू 4 करके टोटल आ जाएगा तुम्हारा 64,000। 4,000। और इसी का 1/5 कर दोगे आप 12,800। तो 60 उसका वन कितना आएगा 12,000। 1,800। हाँ 12,800। 2,800। इस तरह से आपको जितने भी क्वेश्चन यहाँ सारे बने, इन सब क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन थोड़ा सा आपको यूनिक सा था, वो था द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिप्रेजेंट द सेंट्रल एंगल ऑफ। तो उस केस में तुमको ना कंफ्यूज नहीं होना, सेंट्रल एंगल मतलब उस सर्कल को तुमको एज ए होल जो है इतना कंसीडर करना है 360 डिग्री, और जितना भी पार्ट तुमको पूछा है उतना आपको निकाल देना है। ठीक है। यस सर। अब यही क्वेश्चन अगर तुमको परसेंटेज में पूछता अब मैं जस्ट ना डेटा नहीं लिखूंगा, जस्ट इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके बताऊंगा। अगर तुमको पूछता कॉस्ट ऑफ रेंट पर मंथ कितना है, अगर परसेंटेज की बात है यहाँ पर, तो परसेंटेज वाले केस में आप देखोगे रेंट कितना 25%। तो वहां पर आप 25% ऑफ 50,000 कर दोगे। सेकंड क्वेश्चन बोला डिफरेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ रेंट एंड लेबर। तो आप देख रहे हो रेंट एंड लेबर की कॉस्ट का डिफरेंस कितना है 5%। 5%। तो आप डायरेक्टली 5%, वो सेम ही आ रहा है, 5% ऑफ इतना निकालोगे 50,000। थर्ड क्वेश्चन में बोला था कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल रिप्रेजेंट द सेंट्रल एंगल ऑफ एक्स डिग्री। तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी आपको पता है 10%। तो उस केस में आप क्या करोगे, इसको होल को कंसीडर करोगे 360, और वहां आप निकालोगे 10% ऑफ 360। 360 डिग्री विच वुड बी इक्वल टू 36 डिग्री। और वहीं अगर तुमको आगे बोला नेक्स्ट क्वेश्चन में इज द कॉस्ट ऑफ लेबर इज 16,000 व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ रेंट। तो आप बोलोगे कॉस्ट ऑफ लेबर जो है 16,000 उस केस में 20% के बराबर हो जाएगा, और उससे आप 100% निकाल के इसमें आप 25% का वैल्यू बना सकते हो, या 1% निकाल के भी इंटू 25 कर सकते हो। इजी है। बस आपको ना ये कन्वर्जन ना डिग्रीज का कन्वर्जन आपका परसेंटेज में, परसेंटेज का कन्वर्जन डिग्री में पता होना चाहिए। तो अभी तक मैंने आपको बताया कि परसेंटेज से आप डिग्री कैसे बनाते हो या फ्रैक्शन से डिग्री कैसे बनाते हो। अब अगर डेटा तुमको ना डिग्रीज में गिवन है, ठीक है, तब आप उसका वैल्यू कैसे फाइंड करते हो। तो सेम ही क्वेश्चन हम रखेंगे,
तो तुमको कोस्ट जो है ना ये 50,000 दिया मानो, और मैं इनके अलग अलग आंसर लिखूंगा सबके सामने। तो तुमको ना कोस्ट 50,000 दिया, और बोला कोस्ट ऑफ रेंट पर मंथ क्या होगा। तो आपको बोला कोस्ट ऑफ रेंट पर मंथ पे जो एंगल है ना वो बन रहा है 72 डिग्री का, ठीक है। अब तुमको लगा यार 72 डिग्री से मुझे ये कैसे पता चलेगा कि कोस्ट ऑफ रेंट कितना होगा। तो आप वहां पर जाके चेक करोगे कि वो 70 डिग्री होल का कितना पार्ट है, 360 डिग्री का कितना पार्ट है ना। तो आप यहाँ देखोगे ये बनेगा 1/5, और अगर ये 1/5 है तो 1/5 ऑफ 50,000 करोगे और बोल दोगे कि इसका आंसर 10,000 है। क्लियर है सबको। सर फिर से बोल दीजिए एक डिग्री वाला। मतलब रेंट का जो सेंट्रल एंगल जो बन रहा है वो 72 डिग्री का है। आउट ऑफ थ्री थ्री। हाँ आउट ऑफ 360, क्योंकि एंगल तो 360 से ही देखते हैं ना आउट ऑफ। तो अगर आउट ऑफ होल में से 72 डिग्री ये कवर करता है, तो आप यही देखोगे ना कि 72 इज व्हाट पार्ट ऑफ 360। उसको आपको पार्ट बनाने से जो 1/5 है ये फ्रैक्शन वाली फॉर्म में डेटा आ जाएगा ना। और फ्रैक्शन वाली फॉर्म में डेटा आने के बाद तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो ना 1/5 ऑफ 50,000। ठीक है। वैसे ही आप सेकंड क्वेश्चन में बोला था डिफरेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ रेंट एंड लेबर। तो यहाँ पर सॉरी, रेंट पे आपने देखा 72 डिग्री, लेबर पे आपने देखा 72 डिग्री, तो यहाँ तो कॉस्ट है ही नहीं, डिफरेंस है ही नहीं कुछ। लेकिन इन केस अगर आपको गैस और रेंट की कॉस्ट में डिफरेंस बोलता, यहाँ पर जो है डिफरेंस बिटवीन गैस माइनस रेंट अगर तुमको बोलता, तब तुम क्या करोगे, 108 डिग्री में से -72 डिग्री कर लेते हो, ठीक है। और देखते हो आपके 36 डिग्री का एंगल बन रहा है। और 36 डिग्री फिर आप चेक करते हो तो आउट ऑफ 360 कितना होता है, 1/10। और 1/10 ऑफ 50,000 अगर आप कर दोगे 10% भी करेक्ट है कि 36 इज 10% ऑफ 360, वो भी आप रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो वहां पर भी आपका 50,000 का 10% जो है वो 5,000 आ जाएगा, ठीक है। तीसरा तुमको बोला था कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल रिप्रेजेंट द सेंट्रल एंगल ऑफ x डिग्री। ऐसा तो क्वेश्चन पूछेगा नहीं क्योंकि सारी डिग्री में, लेकिन तुमको ये पूछ सकता है द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल रिप्रेजेंट द डेटा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो x% अगर तुमको बोलता है ना, तो बोलेगा कि तुमको इलेक्ट्रिसिटी वाला अगर x% शो कर रहा है तो x का वैल्यू क्या होगा वहां पर। तो तुम बोलोगे इलेक्ट्रिसिटी में मैंने देखा कि 54 डिग्री है ना। तो तुम देखोगे 54 इज व्हाट परसेंट ऑफ 360 इंटू 100 कर दोगे, और यहाँ से तुम परसेंटेज कैलकुलेट करके बनाओगे कि 15% का एंगल बना है, मतलब 15% का वो कवर करेगा एक्स का वैल्यू। तुम बोलोगे इज इक्वल टू 15%, ठीक है। क्योंकि 54 360 का जो है वो 15% होता है। तो अब उसके बाद बोला इफ द कॉस्ट ऑफ लेबर इज इक्वल टू 16,000 व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ रेंट। यहाँ तो हमें पता लेबर और रेंट सेम सेम है, तो हम यहाँ पर रेंट की जगह हम कुछ और रख लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का रख लेते हैं। इफ द कॉस्ट ऑफ लेबर इज 16,000 व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो वहां आप करोगे, अब देखो कॉस्ट ऑफ लेबर मैंने देखा वो 72 डिग्री है, ठीक है। और मैंने बोला 72 डिग्री अगर मैं आउट ऑफ 360 डिग्री से निकालता हूँ, तो मैंने बोला 72 आउट ऑफ 360 जो है ना वो 1/5 होता है 1/5। है ना, और वो 16,000 के बराबर है। तो तुम क्या करोगे, इससे टोटल निकाल लोगे विच वुड बी 16,000 इंटू 5 इज इक्वल टू 80,000। ये तुम्हारा टोटल निकल गया। अब तुम देखोगे इलेक्ट्रिसिटी का कितना है, 54 डिग्री, और वो तुमने अभी निकाला था कि 15% होता है ना। तो या तो आप 54/360 करके निकाल सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली 15% ऑफ 80 मतलब 80,000 निकाल दोगे। 15% ऑफ 80,000 विच इज इक्वल टू 12,000, ठीक है। क्लियर है ये सबको। तो इस तरह से ना तीन अलग फॉर्म में आपको डेटा पूछे जा सकते हैं, आपको फ्रैक्शन फॉर्म में भी हो सकता है, परसेंटेज में भी हो सकता है। और सर फ्रैक्शन 15% ऑफ 80,000 वाला एक बार सब समझा, यहाँ तक समझ आया कि फुल फुल अमाउंट आपने 5 इंटू 16,000 किया, उसके बाद बता दीजिए। तो इलेक्ट्रिसिटी का मैंने देखा कि 54 डिग्री का एंगल है। हम्म तो
अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में मैं निकाला था ना 54 इज व्हाट परसेंट ऑफ 360। हम्म अगर वो मुझे पता है कि 15% है जो मैंने पिछले क्वेश्चन से किया, तो हम्म आप डायरेक्टली 15% ऑफ 80,000 कर दोगे। हाँ ओके और अगर नहीं पता तो फिर आप वही करोगे, 54 इज व्हाट पार्ट ऑफ 360, और इनटू जितना भी 100 पार्ट आएगा उसको मल्टीप्लाई कर दोगे 80,000 से, हम्म तो क्या आ जाएगा 12,000। तो हम्म वहां पर अगर आप करते हो कि 54/360 इंटू 80,000, तो ये हम्म भी तुम्हारा ना 3/20 बनकर आएगा। 3/20 इंटू 80,000 भी अगर आप निकालोगे तो दिस वुड बी इक्वल टू 12,000। ओके ठीक है। सर तो मेन जो होता है आपका थोड़ा सा इन सारे डायग्राम्स में, अगर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम कहीं आता है ना, तो पाई चार्ट वाले में प्रॉब्लम नहीं, बेसिकली सिर्फ ये चीज़ जानने की जरूरत है जो मैंने आपको बताया कि आप डिग्रीज से परसेंटेज में डेटा कैसे लेके जाते हो, या डिग्रीज से आप वैल्यू कैसे निकालते हो, है ना, या हम्म फिर आप फ्रैक्शन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हो, परसेंटेज से डिग्रीज में कैसे कन्वर्ट करते हो। अगर आपको ये पता है तो फिर प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, हम्म बोलो यहाँ तक क्लियर है सबको। यस सर यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब हम ना कुछ सेट बना के देखते हैं तो आपको उससे और अच्छे से समझ आएगा कि क्या होता है। क्वेश्चन देखना परसेंटेज, एवरेज और रेशो से ही पूछेगा, जस्ट आपको ये सेट बनाने से ही पता चलेगा। अब जैसे ये पहला क्वेश्चन है, अब आप लोग ना फटाफट बता दोगे इस क्वेश्चन को, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि पिछला वाला आपको समझ आया। बोलते हैं स्टडी द फॉलोइंग चार्ट शोज द अर्ली डिस्ट्रीब्यूशन इन डिग्रीज ऑफ ऑल द मेजर एक्टिविटीज ऑफ स्टूडेंट्स। तो तुमको बोला कि जैसे 120 डिग्री इज फॉर स्लीपिंग, 30 डिग्री इज फॉर गेम्स, 45 डिग्री इज फॉर होमवर्क, 105 डिग्री इज फॉर स्कूल एंड अदर्स एक्टिविटी के लिए वो 60 डिग्री ये उन्होंने डेटा दे दिया। बोलता था परसेंटेज ऑफ टाइम विच ही स्पेंड्स इन स्कूल इज, बताओ। 105 by 360 into 100. तो 105 बाय 360 By 360 into 100. 100 कितना आएगा ये ऑलमोस्ट। देखो अगर 108 होता ना, सॉरी, अगर 108 होता तो 30% होता, तो 30% के बहुत नियरेस्ट होगा ना ये। अदरवाइज आप कैलकुलेट करोगे तो 29 पॉइंट समथिंग। 29 point something. हाँ, तो आप बोल सकते हैं कि अप्रोक्स में 30. 30% होगा। 30% है सर। देखो ये आंसर भी लगा रखा है मैंने, हाईलाइट किया हुआ है। बोलता है हाउ मच टाइम इन परसेंट डज ही स्पेंड इन गेम्स इन कंपैरिजन टू स्लीपिंग। हाउ मच टाइम इन परसेंट डज ही स्पेंड इन गेम इन कंपैरिजन टू स्लीपिंग। जैसे गेम्स में आपका 30 डिग्री करता है और स्लीपिंग में 120 करता है, तो आप बोल सकते हो ना कि 30 डिग्री आउट इन कंपैरिजन टू स्लीपिंग 120 डिग्री इंटू 100 इज इक्वल टू 25%। ये दिख रहा है ना कि स्लीपिंग में 30 डिग्री और इन कंपैरिजन टू स्लीपिंग, मतलब गेम्स में 30 डिग्री इन कंपैरिजन टू स्लीपिंग अगर बोला है तो बेस में 120 इंटू 100 दैट इज 1/4, और 1/4 का वैल्यू 25%। ठीक है, चलो ये बोलता है इफ ही स्पेंड्स इक्वल टाइम्स इन गेम्स एंड इन होमवर्क, मतलब गेम्स और होमवर्क में इक्वल टाइम स्पेंड करता है, एंड रिमेन कांस्टेंट इन अदर एक्टिविटीज, देन द परसेंटेज डिक्रीज इन द टाइम ऑफ स्लीपिंग इज। क्वेश्चन ध्यान से देख लो। बोलता इफ ही स्पेंड्स इक्वल टाइम इन गेम्स एंड इन होमवर्क। अभी तुम देखो गेम्स एंड होमवर्क में ना अलग अलग टाइम है, गेम्स एंड होमवर्क में अलग अलग टाइम है ना। अब इसमें दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो आप होमवर्क का टाइम कम करके इसको 30 डिग्री बनाओगे, है ना, या तो अरे बराबर करने के लिए यही करोगे ना, या तो इसको 30 बनाओगे या इसी को 45 बनाओगे। हाँ सर, दोनों को और सर वो दोनों का मिड नहीं पी सकते हैं। मिड, मिड या फिर एल्सियम लेके नहीं कर सकते सर? नहीं नहीं नहीं, सुनो ना, वो तुम सही सोच रहे हो, तुम्हारा सोचना बिल्कुल सही है, लेकिन जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है ना हम्म कि रिमेन कांस्टेंट इन अदर एक्टिविटीज, ठीक है यहाँ तक, देन द परसेंटेज डिक्रीज इन द टाइम ऑफ स्लीपिंग। अगर परसेंटेज डिक्रीज इन द टाइम ऑफ स्लीपिंग बता रहा है ना, तो इसका मतलब यहाँ एवरेज नहीं ले सकते, ना ही आप इसका मिड बता सकते, क्योंकि मिड आप तब बताओगे जब आपका स्लीपिंग वाला डिक्रीज ना हो, और स्लीपिंग वाला अगर डिक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप गेम्स वाला बढ़ा रहे हो। ठीक है, ओके यहाँ तक अगर स्टेटमेंट होता, पहला स्टेटमेंट अगर इतना होता, तो फिर आप सब लोगों का सोचना सही है।
कि हम यहाँ पर इनका एवरेज भी बता सकते थे और बेसिकली मिड बता सकते थे, लेकिन मिड आप तब बता सकते हो जब आपको फर्दर वाला जो नेक्स्ट स्टेटमेंट दिया वो ना गिवन हो। वो तो देन द परसेंटेज डिक्रीज इन द टाइम ऑफ स्लीपिंग इज, बेसिकली स्लीपिंग वहाँ पे कांस्टेंट नहीं है। हाँ स्लीपिंग अगर कांस्टेंट नहीं है, कम हो रहा है, तो इसका मतलब आपका गेम्स वाला बढ़ रहा होगा ना 15 डिग्री। हम्म। ठीक है, तो अब ये पूछ रहा है क्वेश्चन में द परसेंटेज डिक्रीज इन द टाइम ऑफ स्लीपिंग। देखो अगर यहाँ से तुमको 15 डिग्री आगे बढ़ाना है, ये अगर इसको 15 डिग्री आगे बढ़ाना है तो इसका मतलब है टोटल स्लीपिंग का 120 है, और उसमें से 15 डिग्री कम हो रहा है आउट ऑफ 120 इंटू 100, दिस इज 1/8, एंड 1/8 का वैल्यू होता है 12.5। 1 मिनट रुकना जरा। ठीक है, तो जैसे ना इस तरह से अगर आपको वो सारा डेटा का अगर पता है तो बहुत आसान है। फिर अब अगर नेक्स्ट बोलता है, यहाँ ये हमारा हो चुका है, आंसर हमारा 12.5% है। नेक्स्ट बोलता है सॉरी, इफ ही स्पेंड्स 1 आवर ऑफ होमवर्क इन मैथमेटिक्स, मतलब मैथमेटिक्स में ना 1 घंटा स्पेंड करता है। ऐसा आप लोग भी करते हो कोई, या ज़्यादा लगाते हो मैथमेटिक्स में? तो ज्यादा ज्यादा लगाते हैं सर। तो ज्यादा उसी में लगाते हैं। गुड। बोलते सॉरी, बोलता है इफ ही स्पेंड्स 1 आवर ऑफ होमवर्क इन मैथमेटिक्स देन व्हाट परसेंटेज ऑफ हिज टाइम ऑन होमवर्क इज स्पेंट ऑन रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट इन होमवर्क। मतलब अगर वो टोटल टाइम में जितना भी वो होमवर्क में लगाता है, उस टोटल टाइम का अगर 1 घंटा वो मैथमेटिक्स में लगा रहा है, तो पूछ रहा है व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल टाइम वो अदर सब्जेक्ट में लगाता है। ये क्वेश्चन मुझे आप लोग बताओगे। ये रहा डायग्राम आपके सामने, क्वेश्चन पे तो स्क्रॉल करना, फ्रैक्शन कर लेंगे पहले। करो जो भी करना है आंसर। एक बार फिर से क्वेश्चन दिखाना। क्वेश्चन 4, लेके जाऊं डायग्राम पे? एक क्वेश्चन एक मिनट वापस। बताओ कृष्णा। सर नहीं हुआ। अरे जैसे बोलता है इफ यू स्पेंड 1 आवर ऑफ होमवर्क इन मैथमेटिक्स, सबसे पहले आप ये तो देखोगे होमवर्क में कितना घंटा लगा रहा है वो। तो आपने होमवर्क 45 अपॉन 360 करके 1/8। में 1/8 आ जाएगा। हाँ, अब 8 में से 1 घंटा वो लगा दे रहा है मैथ्स के लिए, तो बचे ना 7। ना 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 1/8 ऑफ 24 आवर करोगे ना, हाँ। एक दिन में 24 घंटे होते हैं ना, हाँ 24 आवर्स शायद। टोटल वो 3 आवर्स लगा रहा है। हम्म, अब 3 में से 1 घंटा जो है वो मैथ पे लगा रहा है, तो 2 घंटे तो 2 जो है अदर सब्जेक्ट पे लगाएगा। आउट ऑफ 24 इंटू आप 100। बोलोगे 2 आउट ऑफ 3 इंटू 100 कर दोगे, तो आप बोलोगे अदर सब्जेक्ट पे वो 66 2/3% लगा रहा है। अब देखो नहीं पूछा था आपको, देन द परसेंट, ऐसे तो दूसरा क्वेश्चन हो गया। बोला देन व्हाट परसेंट ऑफ हिज टाइम ऑन होमवर्क इज स्पेंड ऑन द रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट। तो ये हो गया ना 66.67।
तो बट फ्रैक्शन को बस लेकर आगे 24 क्यों जरूरी था? मतलब होल तो अपना पता चल गया 8 है, 8 तो नहीं फिर नहीं, इसको 1 8 ऑफ द होल। लेकिन जब टाइम के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो हॉल में तो 24 आवर में तो 24 ही घंटा होता है ना। हम्म तो वो हमें खुद से सोचना पड़ेगा कि अगर 1 डे की बात कर रहा है और उसमें सोना जागना काम करना पढ़ना स्कूल जाना सब है, इसका हम्म, मतलब वो 24 आवर्स वाली एक्टिविटी दिखा रहा ठीक है ठीक है। ठीक है, ठीक है। ये क्लियर है सबको? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? न- तो आप लोगों ने पिछले वाले सेट में एक चीज देखा होगा कि आपको पूरा जो क्वेश्चन 5 के 5 पूछा ना वो सारे परसेंटेज से, हम्म, चारों क्वेश्चन। नेक्स्ट, इसको पढ़ो डेटा को। और मुझे समझा दो बोल क्या रहा है इसमें, सिर्फ स्टेटमेंट समझा दो, ऊपर जो डायरेक्शन गिवन है आपको। जो ब्लू वाली लाइन है वो कंपनी ए बी सी की बता रही है रेंज की कितना हाँ, प्रोडक्शन किया उसने, ठीक है, ब्लू वाली लाइन जो है वो प्रोडक्शन बता दी। प्रोडक्शन बताती है और और रेड वाली लाइन एक्सपोर्ट बताती है। जी, और और जो ये डिफरेंस एज्यूम है कर रहा है, हाँ बताओ, जो डिफरेंस आएगा वो डोमेस्टिक मार्केट में ही है, एक्सपोर्ट डोमेस्टिक में नहीं मार्केट में सेल हो रहा है कि जितना भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है है। वो डोमेस्टिक मार्केट में सेल होगा। जी तो अब आप इसमें देखोगे व्हाट परसेंट ऑफ परफ्यूम ऑफ कंपनी डी आर एक्सपोर्टेड। सबसे पहले डेटा आपको देखना पड़ेगा, ये कंपनी ए बी सी डी, फिर इन लाइन के बेस पे यहाँ से आपको गाइडेंस देखना पड़ता है, उसके हिसाब से चलना पड़ता है। तो बोलते हैं व्हाट परसेंट ऑफ परफ्यूम्स ऑफ कंपनी सी आर एक्सपोर्टेड। 60/100 पर इंटू हाँ कंपनी सी, कंपनी डी है सर। अच्छा डी सर कंपनी डी डी है ना, तो आप बोलोगे 60/104 इंटू 100। 104 into 100, हम्म ये ऑलमोस्ट तुम्हारा कितना आएगा बताओ? 7.7। मतलब 60% से थोड़ा बहुत कम आएगा बस। 57.7 आ रहा है, कृष्णा कितना आ रहा है? यस सर 57.7। तो ये, यस हाँ, ये सर। सारे नियरेस्ट ऑप्शन है तो हमें निकाल के देखना पड़ेगा एग्जैक्ट, तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट आपको बोलता है विच कंपनी सेल्स द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ इट्स प्रोडक्शन इन द डोमेस्टिक मार्केट। अब आपके लिए समस्या यहाँ हो गई, ये तो इस तरह का क्वेश्चन आपका ज़्यादा कैलकुलेशन बेस्ड हो जाता है हम्म कि आपको कंपनी ए का भी देखना पड़ेगा, बी का भी देखना पड़ेगा, सी का भी देखना पड़ेगा और ई का भी देखना पड़ेगा। हम्म बट आप एक छोटा सा आइडिया लगा सकते हो कम से कम। जैसे ना इसको सॉल्व करने का कोशिश ज़्यादा वो मत किया करो। जैसे आप देख रहे हो कंपनी ए, आपको बताना क्या है, विच कंपनी सेल्स द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ इट्स प्रोडक्शन इन डोमेस्टिक मार्केट। आप कंपनी ए देखोगे 124 में से 64 अगर एक्सपोर्ट हो रहा है तो 60 आपका जो है वो क्या हो रहा है, डोमेस्टिक में सेल। और 60 आउट ऑफ 124 अगर आप करोगे तो वो कितना होगा बताओ जरा, अंदाजा, सिर्फ मैं अंदाजे की बात कर रहा हूँ। अराउंड 50। 50% से थोड़ा सा कम होगा ना? हाँ, हम्म 50 अगर से थोड़ा कम होगा। 50 से थोड़ा सा कम होगा, अभी हम इतना ही रखते हैं। हम्म कंपनी बी का आप देखोगे तो वहां आपने देखा, एक मिनट में चार्जर लगा दो जरा। कंपनी बी का आप देख रहे हो तो वहां पर आपने देखा कि 80 एक्सपोर्ट हो रहा है आउट ऑफ 148 से, तो कितना बचा? 78 78 बच रहा है कि 68 बच रहा है? 68 68 बच रहा है ना। हम्म और 68 आउट ऑफ 148 जब आप देखोगे तो इसको भी आप बोलोगे कि ये लेस देन 50 डिग्री होगा, वो 50%, 50%। लेस देन 50% होगा और इस वाले से कम होगा। हम्म गैप ज्यादा है, उसका बेस बड़ा है ना, हाँ सर। कम होगा। थर्ड पे आप आ जाओ, 45 आपका सेल हो रहा है आउट ऑफ 180 में से, इसका मतलब 145 नहीं सेल हो रहा होगा। और ठीक है, 145 नहीं, 135 नहीं सेल हो रहा होगा, डिफरेंस। 135 है। तो आप 135 आउट ऑफ अगर 80 देखोगे, 180 देखोगे तो वो 75% बनता है। तो ये बहुत बड़ा गैप हो गया ना। यहाँ पर तो मैक्सिमम अभी तक मुझे लग रहा है इन तीन में। और उसके बाद आप ई भी चेक करोगे तो बहुत बड़ा वो मिलने वाला है नहीं, जैसे 128 है
36 से माइनस कर दो, कितना बच रहा है? 128 में से 36 माइनस करो तो 92 बचेगा। ठीक है, अब देखो 92 इज व्हाट परसेंट ऑफ 128? अब ये तो 71 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा ये ना। और अगर आपको ऐसे अप्रोक्सीमेशन में नहीं पता चलता है ना, आप ये तो चेक कर ही सकते हो कम से कम एक निकाल के, तो है ना। तो अगर तुमको लग रहा है जैसे 180 और 45 वाला वैल्यू और ये दोनों वैल्यू आपको लगता है कि नियरेस्ट आ सकते हैं, तो इनको एक बार चेक कर लो इसको। और ये आपका 71 पॉइंट समथिंग आएगा और वो 75 आया था। तो मैक्सिमम वाला किसका हो गया? सी वाले का ना। वहां पर आप आंसर करोगे सर, जैसे परसेंटेज में अभी बिना गए सबसे पहला स्टेप हमने यही देख लिया कि सी वाली कंपनी का गैप ज्यादा आ रहा है, दैट मीन्स उसका डोमेस्टिक मार्केट में सबसे ज्यादा सेल हो रहा है कंपेरेटिवली टू एबीई। मुझे ये पता चल गया कि गैप उसका सबसे ज्यादा है, तो भी मैं सी टिक कर सकती हूँ या परसेंट में मुझे जाना नहीं चाहिए? नहीं नहीं नहीं, आपको परसेंटेज पे जाना पड़ेगा। पता है क्यों? क्यों? प्रॉब्लम ये होता है कि आपका ना बेस वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। ओके। आपका ओरिजिनल वैल्यू कितना है वो डिसाइड करेगा कि आपका परसेंटेज कितना आने वाला है ना। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ। तो यहाँ तुम्हारा डिफरेंस आ रहा था, सपोज करो इस वाले डायग्राम में यहाँ तुम्हारा 180 और 45 में डिफरेंस आ रहा था 75% का। ठीक है, और वहीं मैं यहाँ पर ना इसके भी आगे ग्राफ को आगे बढ़ा के बोलूँ कि आपका अगर प्रोडक्शन अगर 5 है ना, तो उसमें से जो 1 है वो आपका एक्सपोर्ट हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ 4 आपका डोमेस्टिक मार्केट में सेल हो रहा है। तो अगर आप देखोगे कि 4 आउट ऑफ 5 तो 80% होता है। तो आप देख रहे हो उसमें कितना बड़ा डिफरेंस था, इसमें कितना छोटा सा डिफरेंस है। लेकिन परसेंटेज वैल्यू तब भी ज्यादा ले आया ना ये। करेक्ट। ठीक है, तो हमें देखना पड़ेगा उसका ओरिजिनल बेस कितना है, उसके बेस पे देखना पड़ेगा वो कितना वैल्यू रखेगा। ठीक है, जी सर। हाँ तो ऐसा Yes. मत करना। मतलब गैप, मैं वही पूछ रही ओनली थी, गैप के बेस गैप पे तक नहीं नहीं बता रुको, आगे सकते। परसेंटेज भी करो तभी करेक्ट है। बिल्कुल बिल्कुल। बस ये है कि गैप से हमें थोड़ा सा तो आइडिया लग जाता है कि हम पहले दो वाले ना इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। हाँ, फिर मुझे लगा सी और ई वाला जो है वो नियरेस्ट ऑप्शन है। तो तो सी कम में तो मुझे कैलकुलेशन। वैसे भी दिख रहा है कि 45 जो है 180 का 25% होता है। 25 अगर एक्सपोर्ट हो रहा है तो 75 जो है वो इम्पोर्ट में उसमें होगा डोमेस्टिक मार्केट में। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर आपको पता चला, यहाँ एग्जैक्ट वैल्यू नहीं गिवन है, यहाँ मुझे पता चला कि 92 आउट ऑफ 128 है। मैंने देखा यार ये तो नियरेस्ट हो सकता है ना। तो फिर मुझे इसका अगर तुम परसेंटेज वैल्यू निकाल लोगे तो तुम्हें क्लियर कट बिल्कुल आंसर आ जाएगा कि ये ऑप्शन होना है कि ये वाला होना है, सी वाला। तो यहाँ पर इसका वैल्यू भी निकाली कृष्णा के 71 पॉइंट समथिंग परसेंट आ रहा है। ठीक है, तो वहां पर आप लोग उस हिसाब से देखोगे। नेक्स्ट तुमको बोला द परफ्यूम्स एक्सपोर्टेड बाय कंपनी सी एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल परफ्यूम बाय एक्सपोर्टेड बाय ऑल द कंपनीज। ये बहुत आसान है। कंपनी सी ने एक्सपोर्ट किया है 45 और 45 आपको देखना है इन सब के ऊपर, टोटल एक्सपोर्ट के ऊपर। तो टोटल एक्सपोर्ट कितना है? 64 प्लस 80 प्लस 45 प्लस 60। 45 क्यों? अदर कंपनीज बोला तो 45 नहीं करेंगे ना सर क्वेश्चन में? नहीं, टोटल है ना। टोटल बोला है, टोटल एक्सपोर्टेड बाय परफ्यूम ऑल द एक्सपोर्टेड बाय कंपनी। ऑल द कंपनी। ओके। 60 नोटिंग टू। हाँ 36, और इसके ऊपर तुमको देखना है 45 इज व्हाट परसेंट ऑफ सम ऑफ ऑल दिस इनटू 100। ठीक है, आई थिंक टू। हाँ जो भी आएगा, मैं तो ऐसे ऐड कर लेता हूँ। 6 प्लस 8 14 और 4 18 और 6 24 और 3 27 270 हो गया ना। और 4 ये हो गया, 5 ये हो गया, 9 और 9 और 6 15 285। तो आप देखोगे 45 आउट ऑफ 285 इंटू 100 कर लो। मैंने तो आंसर लगा रखा है यहाँ पर, हाईलाइट किया हुआ है, आप लोग इसको चेक कर लेना। ये पता नहीं क्यों हाईलाइट हो रखे हैं, पर ठीक है, तुम लोग ईमानदार हो, इससे कॉपी नहीं मारोगे। बोलता था परफ्यूम्स सोल्ड बाय कंपनी ए इन डोमेस्टिक मार्केट इज व्हाट परसेंट ऑफ द परफ्यूम सोल्ड बाय कंपनी ए इन द डोमेस्टिक मार्केट। आप बोलोगे कंपनी ए ने परफ्यूम सोल्ड किया था डोमेस्टिक मार्केट में 60,
और ये जो है ना, बहुत सारे क्वेश्चन जब आगे बनाते आप जाते हो ना, तो पहले एक दो क्वेश्चन जो आप सॉल्व करते हो ना, उन सबके डेटा ना आपको आगे हेल्प करते हैं, है ना। तो आपने ये पहले तो ही इसी क्वेश्चन में आपने यहाँ पे सबका डिफरेंस निकाला था, ये तो वहां से आपको डिफरेंस पता होगा, ये 60 होगा, तो बार बार निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ तुमको पता चला डोमेस्टिक में 60, और बोला इज व्हाट परसेंट ऑफ द परफ्यूम सोल्ड बाय कंपनी ई इन द डोमेस्टिक मार्केट। कंपनी ई को आपने निकाला था 92, यस सर। वहां पर आप चेक करते हो 60 इज व्हाट परसेंट ऑफ 92 इंटू 100, और ये तुम्हारा आ जाएगा अप्रोक्स 65% आएगा। ये एग्जैक्ट तो वैल्यू नहीं आएगी इससे। ओके सर। उसके बाद ये तुम्हारा जो डेटा आता है, ये टेबुलेशन फॉर्म वाला डेटा आता है। परसेंटेज पे ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे सर? एक हम्म, ग्राफ मतलब जो बनाए थे लाइन हाँ ग्राफ मतलब वाले? जो भी तुमको, ऐसा जरूरी नहीं, ग्राफ भी हो सकता है, वो टेबुलेशन भी हो सकता है, वो पाई चार्ट भी हो सकता है, किसी भी फॉर्म में डेटा गिवन होगा, लेकिन क्वेश्चन परसेंटेज से ही पूछेगा, और एवरेज से और रेशो से। बस आपको क्या है, आपको जो है, जो भी आप डायग्राम देख रहे हो ना, बस उसको इंटरप्रिटेशन आप उसका कैसा करते हो, उस पर डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन की एक्यूरेसी का, है ना। अब हमने जैसे यहाँ पर पाई चार्ट का पाई चार्ट के हिसाब से इंटरप्रेट किया, यहाँ पर लाइन ग्राफ के हिसाब से आप इंटरप्रेट कर रहे हो, यहाँ पर आप जो टेबल के हिसाब से इंटरप्रेट करोगे, है ना। यहाँ पर आपका एक लाइन ग्राफ आ गया, लाइन ग्राफ के साथ एक गाइडेंस भी आ गया। ये आपको फॉर्मूला अप्लाई करते हुए आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं कई बार। अगर आप ये अप्लाई नहीं करोगे तो वो सॉल्व ही नहीं होगा आपका क्वेश्चन, ठीक है। जी सर। तो हम एक बार इसको देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम उस पर जाएंगे नेक्स्ट वाले पे। तो जैसे बोलता है स्टडी द फॉलोइंग टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। ये बोलता है 5 साल है, 2011, 12, 13, 14, 15, उसमें दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, यूपी, पंजाब एंड हरियाणा से इतने इतने लोगों ने पर ईयर अप्लाई किया किसी एग्जाम के लिए, ठीक है। इतने इतने लोग क्वालिफाई हुए, और इतने लोग आपके सेलेक्टेड हैं, और वो हर हर एक स्टेट से उसने यही दिया हुआ डेटा, ठीक है। तो यहाँ पर ईयर, ये सारी आपकी फ्रीक्वेंसीज, ये आपके स्टेट, तो इसको सारे को नज़र में रखते हुए यहाँ से आपको डेटा इंटरप्रेट करके आंसर करना है। बोलता था परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स क्वालिफाइड फ्रॉम पंजाब ओवर दोज अपीयर्ड फ्रॉम पंजाब इज हाईएस्ट इन द ईयर। देखो ये हाईएस्ट इन द ईयर वाला जो क्वेश्चन होता है ना, ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। क्यों? जब हाईएस्ट इन द ईयर बोला या लोएस्ट इन द ईयर बोला ना, तुमको सारा चेक करना पड़ेगा, है ना। अब सबसे पहले तो वो तो हम बाद में चेक करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं ये देख लूँ परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाइड फ्रॉम पंजाब। तो पंजाब से क्वालिफाइड का ये वाला सेट है 85, 70, 65, 84 एंड 60, ठीक है। ओवर दोज अपीयर्ड फ्रॉम पंजाब, ओवर दोज अपीयर्ड फ्रॉम पंजाब वाले ये 8200, 6800। आपने जो पहले वाला सेक्शन बताया वो सिलेक्शन का नहीं है, उसके हाँ बाद सर, ये appeared and qualified वाला है। कैंडिडेट क्वालिफाइड तो क्वालिफाइड ये हमारे 680, 600 होगा ना? बीच वाला बीच हाँ वाला। पिरामिड कॉलम। 525, 720 एंड 485। और इनको तुमको बताना है कि अपीयर्ड के ऊपर कितना कितना परसेंटेज ये सब रखते हैं, और इनमें से हाईएस्ट कौन सा होगा वो बताना है। अब देखो वही बात आ जाती है, अब मुझे देखो सोचने के लिए तो हम ये सोच लेंगे कि सबसे हाईएस्ट इसमें 720 है, तो उसी का परसेंटेज सबसे ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन फिर वही बात हो जाती है, हम डिफरेंस या नंबर के बेस पे कभी ये नहीं बता सकते कि परसेंटेज किसका ज़्यादा होने वाला है। अब जैसे सपोज करो, मैं क्या करता हूँ ना, मैंने क्या किया, 80,000 का जैसे मैं इनकम अर्न करूँ पर मंथ का, ठीक है। उसके बाद मैं ना 8,000 जो है सेव करूँ उसमें से, तो वो मेरा कितना परसेंट सेविंग होगा? 10%, ठीक है। अब हुआ क्या, दूसरी साइड ना एक हमारे जाने माने भाई हैं, उनका नाम है अंबानी, ठीक है। अब वो भी पता है क्या कर रहे हैं, वो भी अपनी इनकम का ना 10% सेव कर रहे हैं। अब मेरे पापा बोलते हैं यार तू साले 80,000 का इनकम कमाता है, अब उसमें से तू 72,000 स्पेंड कर देता है और 8,000 तुम सेव करते हो सिर्फ, मतलब तुम सिर्फ 10% सेव कर रहे हो, ज्यादा क्यों नहीं कर पा रहे हो? मैं बोला पापा अंबानी इतना बड़ा आदमी बन गया, वो भी 10% सेव कर रहा है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहा है वो भी उतना ही मतलब परसेंटेज सेव कर रहे हैं जितना मैं सेव कर रहा हूँ। लेकिन शायद मैं इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकता कि उनकी ये इनकम का 10% हो सकता है, मेरी टोटल इनकम भी उनके 0.001% के बराबर भी ना हो सकता है ना ऐसा।
Yes, sir. सोचो, पता लग रहा है उनका इनकम ही मतलब 100 बिलियन है, फॉर एग्जाम्पल में बोला ऐसा। अब 100 बिलियन में से ही ना 10 बिलियन सेव कर लिए पर मंथ। मतलब मुझे नहीं लगता मैं सारी जिंदगी भी उतना कमा पाऊंगा इस इनकम के हिसाब से। तो कभी हम परसेंटेज के बेस पे इस तरह से नहीं। हाँ बोलो। 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख तो करोड़। अब ये बिलियन ट्रिलियन में मैं कंफ्यूज रहती हूँ। मिलियन मुझे बिलियन। कंफ्यूज हो जाती है, मैं बताता हूँ। जैसे अगर आपके जीरो 3 होते हैं ना एक किसी भी नंबर के बाद, तो वो जी 1000 होता है, ठीक है। जी। और अगर 6 हो जाते हैं तो मिलियन हो जाता है, ओके 9 हो जाते हैं तो बिलियन हो जाता है, जिसको हिंदी में हम बिलियन। बोलते हैं 100 करोड़। ओके ऐसे याद रखना। जी सर। हम्म। थैंक यू। हाँ ठीक है, तो ये तुमको निकालना है क्वालिफाइड वाला ओवर अपीयर्ड वाले पे। अब तुमको यहाँ प्रॉब्लम पता है क्या है, तुमको सारे चेक करने पड़ेंगे। तो उसमें कम से कम तुमको एक चीज़ तो स्किप कर सकते हो, 2011 12 13 एंड 14 गिवन है। 2011 12 13 एंड 14, आप 15 को स्किप कर सकते हो, है ना। अब आप 2011 का अगर देखते हो तो 2011 में 680 आउट ऑफ 8200 है, आउट ऑफ 8200। दूसरे में आप देख सकते हो कि 600 आउट ऑफ 6800 है, 600 आउट ऑफ 6800 है। 2013 में आप देख सकते हो 525 आउट ऑफ 6500 है। और फोर्थ में आप देख सकते हो 720 आउट ऑफ 7800। बताओ कैसे सॉल्व करोगे इसको, अब सबका परसेंटेज निकालोगे। फ्रैक्शन से एक का बेस एवरीथिंग। फ्रैक्शन से भी तो ये नहीं बता पाओगे ना हाईएस्ट कौन सा है, फिर भी परसेंटेज ही निकालना पड़ेगा, केवल फ्रैक्शन से तो नहीं बता सकते ना। ओनली परसेंटेज फ्रैक्शन निकालना हाईएस्ट या चाहिए। लोएस्ट हम तब बता सकते हैं जब सबका बेस सेम हो। जैसे कि मैं बोलूँगी 1/2 1/3 1/4 एंड 1/5, तो मैं बोलूंगा इसमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा, सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा होगा, तो 1/5। 1/5। 1/5। सबसे बड़ा कौन सा होगा, 1/2, 1/2। है ना। लेकिन वो तब होगा जब हमारा, मैं सॉरी मैं बेस सेम बोला था, मैं बोला जब न्यूमरेटर पे वैल्यू आपका सेम होगा सब केस में। यहाँ पर ना 1/2 1/3 1/4 1/5। तो अगर यहाँ पर होता है जैसे 500 आउट ऑफ 8200, 500 आउट ऑफ 6800, 500 आउट ऑफ 6500, 500 आउट ऑफ दिस, तब तुम ये बता सकते और थे कि बोलते हैं। सबसे हाईएस्ट वो होगा जिसकी सबसे छोटी वैल्यू होगी। हम्म। लेकिन इनका तो सबका वैल्यू अलग है। तो यहाँ पर ना थोड़ा सा तुमको, और जो मैं पहले से बताता आता हूँ ना आप लोगों को कि ज़्यादा फॉर्मूला बेस्ड जाने की कोशिश मत करो, आपका डीआई में बहुत टाइम खराब करेगा। वो यही टाइप के क्वेश्चन है आपके ना। अब यहाँ पे तो जितना जितना माइन्यूट तरह से आप परसेंटेज को देख सकते हो, वो आपको लिटरली हेल्प करेगा, है ना। तो तुम सोचो अगर मैं बोलूँ, अब देखो इसको देखते कैसे, थोड़ा सा मैं आइडिया दूंगा, अगर बाकी आप लोगों को सोचना है। जैसे 680 और ये 8200 है, तो अगर आप ओनली 10% की बात करते हो, ठीक है, बोलो हेलो। हाँ जैसे अगर यस सर। अगर 10% होगा तो वो इसका कितना होगा, 10% 820, है ना। और ये मेरा 820 से तो कम है, कितना कम है बोलो। 10% ऑफ डिनोमिनेटर निकाल रहे हैं। हाँ मतलब ओरिजिनल का निकाल रहा हूँ अभी मैं, 10% ऑफ ओरिजिनल। तो मैंने बोला 820 बनेगा 10%, ये तो कम है 10% से, 680 है। तो 820 से 680 कितना कम होता है, 140। अगर मैं ये देख लूँ ये 140 जो है वो 8200 का कितना परसेंट है, तो पता चल जाएगा मुझे। एग्जैक्ट है भी नहीं है, मतलब आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं भी मिलने वाली है। लेकिन आप ये बोल सकते हो कि अगर ओनली 82 होता तो 1% होता, तो आप 10 में से 1 माइनस करोगे तो 9 बचेगा। ये चीज़ें तुमको देखनी पड़ेंगी, ये तो जैसे मैं तो सिर्फ देख के बना देता हूँ इसमें से कौन सा हाईएस्ट या लोएस्ट होगा। अदरवाइज आपको इस तरह से तो बहुत टाइम लग जाना, बस मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कैसे करना है। आपने बोला अगर 10% होता तो 820 होता, लेकिन 140 कम है।
तो अगर मैं 140 का ही परसेंटेज वैल्यू देख लूँ तो क्या बात है। तो तुमने बोला कि अगर 10% होगा तो 82 होगा इसमें से, है ना। आगे कितना बचेगा, तो मैंने 10 में से 1 माइनस कर दिया तो 9% वैल्यू बचा अभी। और अभी कितना बाकी बचा है, 82 मतलब 18 प्लस 40, 58 बचा है। और 58 आउट ऑफ 82 ऑलमोस्ट आपका 3/4 होता है। 58 आउट ऑफ अगर 82 रखोगे तो ऑलमोस्ट आपका 3/4 होता है, मतलब 3/4 मतलब 0.75 बोल सकता हूँ मैं इसको। तो तुमको 0.75 और माइनस करना पड़ेगा, तो तुम बोलोगे नियरेस्ट टू 8.25% होगा। सर बहुत फास्ट था सर। 820 का डिफरेंस इससे कि 140 समझ आ जाए सर, एंड देन 9%, 1% का मतलब 10% माइनस नहीं, उतना 1%, मुझे कम 9%। करना पड़ेगा ना, वन जैसे 140 जितना भी परसेंट है उसका, उतना मुझे कम करना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास वैल्यू कम है। 140 of 820 would be 9%. नहीं 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 नहीं, तुम नहीं समझ रहे हो, रुको मैं बताता हूँ। जैसे अगर मैं ये बोलूँ, यहाँ बनाते हैं इधर। जैसे मैंने बोला कि अगर मैं बोला कि 680 लिया मैंने, तो 680 अगर उसका मुझे चेक करना है 8200 का, तो 10% से कम होगा ना। हाँ, और सारे 10% से कम है, देख लो, थोड़े थोड़े कम है ना सारे 10% से। ओके। तो इसलिए मैं ये भी तुमको नहीं बोला डायरेक्टली कि 10% से जो कम देख लो, 10% से ज़्यादा देख लो, इस तरह से आइडिया लगा लो। वो मैं इसलिए नहीं बोला क्योंकि सारे 10% से कम है ना। तो वहाँ चेक करने के लिए मैंने ये बोला कि 8200 का अगर आप 10% निकालते तो वो बनता कितना, 820। लेकिन मेरे पास तो वैल्यू सिर्फ 680 है ना, बोलो। मेरे पास जो यस सर। वैल्यू है वो सिर्फ 680 है। हम्म तो अगर ये 820 होता तो 10% होता, तो 680 अगर है तो 10% से तो कम है ना। हम्म और कितना कम है वो मैंने देखा कि 140 कम है वैसे तो हम्म अगर मैं इस 140 का ये देख लूँ, ये 140 टोटल का कितना परसेंट होता है, तो मुझे पता चल जाएगा ना कितना होगा, कितना मुझे यहाँ से कम करना है, कितना परसेंट कम करना है ना। बोलो, अगर मैं ये देख लूँ, ये 140 आपका जो है वो 8200 का कितना परसेंट होता है, तो हम्म मुझे पता चल जाएगा ना यहाँ से मुझे कितना परसेंट माइनस करना है। 10% में से कितना माइनस करना है? हाँ, ओके। ओके। उसके लिए मैंने बोला कि अगर 82 होता तो ये 1% होता है, क्योंकि 8200 का 1% होता है 82। हम्म और उसके अलावे मेरे पास जो है ना आगे बचता है 58। ठीक है, अब हम्म मुझे 58 का वैल्यू देखना है। अब मैंने बोला कि 82 जो है तुम्हारा 1% के बराबर है, तो 58 का वैल्यू क्या होगा, तो तुम बोलोगे 58 आउट ऑफ 82 अगर करोगे ना, तो 60/80 तो 3/4 होता है ना। तो 58/82 में मैं ऑलमोस्ट 3/4 बोल सकता हूँ ना इसको, हम्म विच इज इक्वल टू 7.75%। तो तुम्हारा टोटल जो परसेंटेज सम हो गया 1.75। तो तुम 10 में से 1.75 जब माइनस करोगे तो 680 आउट ऑफ 820 ना, अप्रोक्स 8.25% बचेगा। ऑल्दो ये जो इस टाइप का जो क्वेश्चन है ना, वो ऐसे एग्जाम में पूछता है जहाँ पर आपको कैलकुलेटर अलॉट होता है, तो वहाँ पर तुमको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है नहीं। हाँ, इस तरह के क्वेश्चन जो है फ्रीक्वेंट, जैसे ये वाले डेटा हैं, ये फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं क्योंकि यहाँ तुमको पता है एडिशन सब्ट्रैक्शन परसेंटेज निकालना इज़ वेरी इजी, उतना टाइम नहीं लगेगा तुमको। लेकिन इस तरह का क्वेश्चन आपको ऐसे एग्जाम में पूछेगा जहाँ कहीं तुमको कैलकुलेटर्स अलाउड होते हैं। बस मैं आपको बता रहा हूँ कि एक मतलब क्वेश्चन का क्या क्या एंगल हो सकता है। ठीक है, इसमें क्या बाकी अलाउ करते हैं क्या टिस में नहीं कैलकुलेटर करते यूज? हैं, नहीं टिस में करते। नहीं करते हैं। टिस में बहुत आसान आसान डीआई आते हैं, आप लोग सोचोगे एक टाइम के बाद हमने क्यों ही पढ़ा, इतना मेहनत क्यों की। अब ये एक ऐसा डीआई है जो बहुत ही ज्यादा कैलकुलेशन बेस्ड है ये सर वाला। टिस्मेट, सर टिस्मेट में भी बहुत आसान पूछता है। नहीं नहीं, टिस्मेट में थोड़ा सा लेवल ज्यादा होता है ना, आई एम नॉट श्योर कि टिस्मेट में वो कैलकुलेटर अलाउ करते हैं कि नहीं करते हैं। अच्छा। एक ही बार तो हुआ है सर इसमें। हाँ, नहीं होगा तभी हाफ एन आवर के बाद ही हो जाता है, लेकिन वो मुझे पता नहीं है कि वो अलाउ करते हैं कि नहीं करते हैं।
तो इसमें देखो तुम दूसरा भी क्वेश्चन उठा के देखोगे, वहां भी यही इन द ईयर 2011 विच स्टेट हैड द लोएस्ट परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट सेलेक्टेड ओवर द कैंडिडेट अपीयर्ड। यहाँ भी वही पंगा आ गया पिछले क्वेश्चन वाला, लोएस्ट और हाईएस्ट वाला। हाँ ये क्वेश्चन आसान हो जाते हैं फिर नीचे ना आपको। द नंबर ऑफ कैंडिडेट सेलेक्टेड फ्रॉम यूपी, मतलब सेलेक्टेड फ्रॉम हरियाणा ड्यूरिंग द पीरियड अंडर रिव्यू is approximately what percent of the number of selected candidate from Delhi of this period during this period। ठीक है, तो मतलब इस तरह के क्वेश्चन आपको टिस में पूछ लेता है एक टाइम के लिए, क्योंकि उसको पता है कैलकुलेटर नहीं है तो यहाँ बहुत टाइम लग जाएगा। अब जैसे ये तो बहुत आसान है ना, द नंबर ऑफ कैंडिडेट सेलेक्टेड फ्रॉम हरियाणा ड्यूरिंग द पीरियड अंडर रिव्यू इज अप्रोक्सीमेटली what परसेंट ऑफ द सेलेक्ट नंबर ऑफ सेलेक्टेड फ्रॉम दिल्ली। अब तुम हरियाणा वाले का सम करोगे, हरियाणा में कहाँ है सेलेक्टेड, ये है ना, इज what परसेंट ऑफ सेलेक्टेड फ्रॉम दिल्ली, मतलब इसका सम करो लास्ट वाले का और इसका सम करो, और देख लो कि हरियाणा वाले का सम इज what परसेंट ऑफ दिल्ली वाले का सम इंटू 100। बस परसेंटेज बताना है। वैसे ये है द प्राइस ऑफ, द परसेंटेज है। हाँ द परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट सेलेक्टेड फ्रॉम यूपी ओवर दोज क्वालिफाइड फ्रॉम यूपी इज द हाईएस्ट इन द ईयर। सेम क्वेश्चन ऊपर जैसा आ गया ना, तो यहाँ तो हाईएस्ट लोएस्ट में तो चारों चेक करने पड़ेंगे ना आपको। सोचो अगर कैलकुलेटर से भी बंदा करेगा ना तब भी उसको अच्छा खासा टाइम लगेगा। तो इसको जो है आप लोग वैसे ट्राई कर लेना, अदरवाइज इतना ज़्यादा कोई मतलब इतने डिफिकल्ट नंबर्स मुश्किल ही आते हैं ऐसे, मतलब डीआई है ना बैंकिंग वगैरह के एग्जाम में वो लोग ज़्यादा पूछते हैं। हालांकि ड्राइव पे है ये क्वेश्चन सर। हाँ मिल जाएगा। और बोलो बोलो, अब ये तुम्हारा ना एक्चुअली एवरेज वाला क्वेश्चन आ गया। बोलो क्या बोल रही हो? तुम्हारी आवाज नहीं समझ आ रही माही हमको। माही नहीं हूँ सर मैं, कोई और बोल रहे हैं। कोई और बोल रहा है, एक मिनट रुको जरा मैं मुझे लगता है सबसे गधी नहीं होता है क्वेश्चन वही पूछूंगी। नहीं नहीं, मतलब तुम्हारा कई बार ना ऐसा साउंड होता है बीच में, तो मुझे लगा माही। रितिका बोल रही, रितिका हाँ यस सर। तुम्हारा आवाज क्लियर नहीं आ रहा था, अब बताओ अब आ रहा है। कुछ नहीं सर, आई वुड लाइक टू लास्ट डाउट पूछिए सर, आप कंटिन्यू कीजिए वो एवरेज तक दिया है। टीआई से ही डाउट है? नहीं मेरे को फ्रैक्शन रिलेटेड है सर, वो लास्ट में पूछ लीजिए। ठीक है, अगर अगर यहाँ कहीं काम आना ना इन क्वेश्चंस में तो पूछ सकती हो। मैं लास्ट में पूछ लीजिए। ठीक है, बोलता था लाइन ग्राफ गिवन बिलो शोज द प्रोडक्शन ऑफ राइस इन डिफरेंट स्टेट्स एंड द रेस्पेक्टिव एरिया कवर्ड इन द स्टेट। द फॉलोइंग टर्म्स आर को डिफाइंड। प्रोडक्टिविटी को इन्होंने बोला टोटल प्रोडक्शन अपॉन में एरिया कवर्ड, जहाँ टोटल प्रोडक्शन का ब्लू लाइन है और एरिया कवर्ड का आपका रेड वाला लाइन है। तो आपको पूछा द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ ऑल द स्टेट इन मिलियन टन्स। तो कुछ नहीं करना, ब्लू वाले लाइन का सबका सम करके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, 1 2 3 4 5 है ना। यस सर। यस सर। इनका सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कर दोगे तो हो जाएगा। सेकंड वाला बोलता है इफ स्टेट एफ हैविंग राइस प्रोडक्शन ऑफ 32 मिलियन टन्स is also added to the data, the new average production of all the state in million tons is। अब जैसे स्टेट एफ भी अगर आप ऐड कर देते हो और स्टेट एफ का प्रोडक्शन 32 मिलियन कर देते हो यहाँ पर, इसको जैसे मैं डेटा को आगे बढ़ाऊं और यहाँ बोलूँ 32 मिलियन है, एवरेज में भी तो 32 ऐड जो होगा। भी आपका एवरेज आएगा, मतलब जो भी यहाँ सम आएगा उसकी सम में आप 32 और ऐड कर दोगे, सम प्लस 32 डिवाइडेड बाई फिर 6 कर दोगे। यस। तो सेकंड वाले क्वेश्चन का आ जाएगा। तो इसका शॉर्ट ये भी होता है ना कि अगर मैंने 32 ऐड किए हैं तो एवरेज में भी मुझे 32 ऐड करना पड़ेगा शॉर्ट में। मतलब जैसे 1 2 3 है, ठीक है, और अगर मैंने इसमें 1 2 3 का अगर एवरेज निकाल लिया, मान लीजिए मेरे को इतना जल्दी कैलकुलेट नहीं करता आता, और अगर मान लीजिए उसका 2 आता है एवरेज,
तो हाँ 1 2 3 का एवरेज यहाँ पे 2 रहेगा, 2 आता है उसका एवरेज। तो अब मैंने उसमें 4 मिला दिया है, तो यहाँ पे भी 4 मिला दूंगी एवरेज में, तो 6 हो जाएगा नहीं, में। जेल हो जाएगी तुमको। बट मैंने ये देखा था इसलिए। नहीं नहीं, वहीं ऐसा नहीं होगा, पता है क्यों? जी। जैसे 1 2 3 है, अगर इसका हम्म, एवरेज अगर 2 है, हम्म, अगर तुम इसमें 4 और मिला दिए तो एवरेज 2.5 होता है जस्ट। ओके। और ऐसा पता है क्यों होता है? कि जो नया वाला नंबर ज्वाइन करता है ना, और फिर 2 एक्स्ट्रा है बेशक, वो, हाँ अब वो, उसको हाँ डिस्ट्रीब्यूट वो करेगा वो जो एक्स्ट्रा है ना 0.6। वो चारों में बंटता है। हाँ ये हमने लेकिन एवरेज में बताया था ना। जी जी, इसलिए हम्म। वो याद था। लेकिन एक ये भी आप ही ने शायद कहीं बताया था या मैंने कहीं पढ़ा, हम्म। अगर कोई चीज अगर ऑब्जर्वेशन पे जैसे 1 2 3 4 ऐड किए तो एवरेज नहीं निकल, शायद मैंने कहीं पढ़ा होगा, ध्यान से नहीं समझा होगा, कुछ और चीज हाँ, का। वो समझने में थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग होगा, अदरवाइज ऐसा तो हो ही नहीं सकता है ना। जी हाँ, एवरेज तो 4 से बढ़ ही नहीं सकता। जी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि जितना भी एवरेज पहले आया होगा उसी में आप 32 ऐड कर दोगे पहले वाले सम में, उसको डिवाइडेड बाई 5 की जगह 6 कर दोगे, तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, आप जो न्यू स्टूडेंट हो, मैं आप लोगों को प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप लोगों को नहीं समझ आ रहा है ना तो पूछ लेना, क्योंकि मैं पूरा इसलिए नहीं सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि बहुत आसान है। मैं जस्ट आपको प्रोसेस बता दे रहा हूँ कि ऐसे हम सॉल्व करते हैं, है ना। जी क्योंकि इसमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम है नहीं, सबका सम करके मैं आप लोगों को दिखाऊं, डिवाइडेड बाई 5 करूँ, फिर यहाँ पर उसी में 32 भी ऐड करके डिवाइडेड बाई 6 करूँ, तो वो सब आप लोग भी कर सकते हो। हाँ, जैसे कुछ क्वेश्चन, अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है ना, ये हमें बनाना पड़ेगा एक बार। ऊपर दिया भी है उसमें इस मेथड। क्वेश्चन में प्रोडक्टिविटी का आपको गाइड दिया है, और उस गाइड के बिना आप लोग इसको नहीं बना पाओगे इस क्वेश्चन को। वो तो बोलता था प्रोडक्टिविटी ऑफ स्टेट ए इज हाउ मच मोर और लेस देन प्रोडक्टिविटी ऑफ स्टेट डी। तो मैं क्या करता हूँ, प्रोडक्टिविटी ऑफ ए और प्रोडक्टिविटी ऑफ डी निकालने के लिए मैंने प्रोडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या था, टोटल प्रोडक्टिविटी अपॉन में एरिया कवर्ड। ए का अगर मैं निकालूंगा तो टोटल प्रोडक्टिविटी 12 है, एरिया कवर्ड 20 है, तो कितना हो जाएगा 12/20, सॉरी 12/20 विच इज 0.6 मिलियन टन्स। ये इनका प्रोडक्टिविटी है। और उसका दूसरा आप निकालोगे डी का, डी का अगर आप निकालते हो तो प्रोडक्टिविटी आपका 21 है, और वो आपका कितना है 22 है। और ये ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है क्योंकि ये बिल्कुल क्लियर दिख नहीं रहा, मैं थोड़ा जूम करता हूँ, क्या पता नजर आ जाए। So I think blue 21 है, red 22 है। नहीं, मुझे उल्टा लग रहा है, मुझे ब्लू 22 लग रहा है, रेड हाँ 21 सर, लग रहा है। तो ब्लू 22 है, रेड इज 21। चलो, बाकी हम एक बार ना इस क्वेश्चन से वो कंफर्म हो जाएगा, ये जो ऊपर वाले ऑप्शंस है ना ये वाले, तो इससे कंफर्म हो जाएगा। तुमको ऑप्शन क्लिक करना है, इनको सबको सम करो, 12 + 16 28 + 19 47, प्लस अगर मैं 21 करता हूँ, 47 + 21 68, और 68 + 29 कितना होता है, 68 + 2 70, और 27 97 ना। 97 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूँ तो ऑप्शन मेरा 5 से डिवाइड करने के बाद आता है 19.4। 19.4, जो यहाँ ऑप्शन भी नहीं है ना। लेकिन वहीं अगर मैं इसको 98 कर देता हूँ, इस वाले को 22 रखता हूँ अगर मैं, ब्लू वाली लाइन को, है ना, तब मेरा ये 19.6 आ जाएगा। करेक्ट है। तो इसका मतलब ये 19.6 वाला तो है ना ऑप्शन, तो मतलब ये 22 वाला वैल्यू ब्लू वाली लाइन में। ठीक है। हालांकि जो भी डेटा ये हिल गया होगा कॉपी पेस्ट करने में, अदरवाइज जो भी डेटा होता है वो बिल्कुल क्लियर कट दिखेगा तुमको वहाँ पर एग्जाम में, तो खासकर क्योंकि अगर क्लियर कट नहीं दिखता तो फिर उन पे वो हो जाता है, बच्चे वो फाइल कर देते हैं ना कि भैया वो लोग क्वेश्चन गलत था या वैसा था जो भी है। तो इसका मतलब आपका रेड पे 21 है और ब्लू पे 22 है, तो यहाँ पर डी पे आप क्या करोगे 22/21, और विच इज 1 पॉइंट समथिंग। 1 point something। और इसको मतलब इवन एग्जैक्ट निकालना पड़ेगा क्योंकि यहाँ बहुत सारे डेसिमल में आपके पास ना, तो निकाल ही लेते हैं। जैसे 1 करोगे, पॉइंट लगाओगे तो 10 बनेगा, 0 लगाओगे तो 100 बनेगा, 21 × 4 हो जाएगा, तो 1.04 ही रख लेते ना।
हम्म 47 इस तरह से कुछ बनेगा। अब 1.047 से ना 0.6 माइनस करो। 0.40 ये वैल्यू ना एग्जैक्ट भी निकाल के देख लेना 22/21 कितना बनता है, क्योंकि वहीं से हमारा अप्रोक्स में आंसर सही आ पाएगा। कितना ही बनता है 1.0 1.04 ही आएगा सर अप्रॉक्सीमेटली। 22 डिवाइडेड बाई 21, हाँ 1.047 ही आ रहा है, ठीक है। अब इसमें से 1.047 में से माइनस 0.6 करो, माइनस 0.447 0.447 आ रहा है। अब आप एक बात बताओ, 0.447, पहली बात तो ये प्रोडक्टिविटी ऑफ स्टेट ए इज हाउ मच मोर और लेस देन दैट ऑफ स्टेट डी। तो सबसे पहले तो साइन किसका आना, लेस देन का, लेस है क्योंकि ए का पूछा है। अब आप क्या करो, यहाँ पर क्या बोला मैंने, टन पर एकल लेस, तो लेस के ये दो ऑप्शन है, तो मोर वाले तो पहले कट हो जाएंगे, है ना। हम्म और ये 0.35 है, तो ये हो नहीं सकता, तो अप्रोक्स में 0.447 के नियरेस्ट तो यही है ना, ऑप्शन सर। तो ये सी वाला ऑप्शन हो जाएगा तुम्हारा ना। यस सर। पर डेसिमल के के पास 3 डिजिट तक लेने होते थे सिंबल। और उसमें भी हम नियरेस्ट देख रहे हैं ना, पहले तो मैंने मोर वाले तो कट ही कर दिए बिल्कुल, लेस वाले पे आया, लेस वाले पे देखा कि 0.447 से तो 0.354 तो बहुत दूर है ना, तो नियरेस्ट यही हो जाएगा। उसके बाद बोलता था एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ ऑल द स्टेट्स इज क्लोजेस्ट टू द प्रोडक्टिविटी ऑफ। अब आप क्या करोगे इस क्वेश्चन में, पहले तो सबका प्रोडक्टिविटी निकालोगे ऑल स्टेट्स का, ए बी सी डी ई, प्रोडक्टिविटी वही सेम फॉर्मूला, 12/20, 16/25, 19/26, 22/21, 29/19, है ना। इन सब का फिर जो भी प्रोडक्टिविटी निकलेगा उसका एवरेज निकालोगे आप, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि 5 यहाँ पर ऑब्जर्वेशन है ना, उससे तुम्हारा एवरेज प्रोडक्टिविटी निकलेगा। फिर तुमको देखना है कि एवरेज प्रोडक्टिविटी के नियरेस्ट कौन से स्टेट का प्रोडक्टिविटी, स्टेट ए का, स्टेट बी का, स्टेट सी का, या स्टेट डी का, किसी ना एक का होगा नियरेस्ट, है ना। कर लोगे इसको, बोलो। सर आपने ऐसे क्यों किया, एक में द एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ ऑल द स्टेट जब बोला है तो डायरेक्टली हम 12 + 16 + 19 तो पहले ना डिवाइडेड सबका बाय स्टेट, 5 जैसे करेंगे। सबका प्रोडक्टिविटी तुम निकालोगे, जैसे 12/20 कितना होता है 0.6, 16/25 कितना होता है 0.64, 19/26 कितना होता है, कैलकुलेटर से मेरे को मैं देख लेता हूँ, 19/26 करोगे 0.730 या 0.73 रख लेते हैं। 21/20 22/22, 22/21 अभी हम निकाले ही थे 1.04। स्टेट ई का करोगे तो 29/19, ये तुम्हारा हो जाएगा 1.52। 1.52 अब इन सब का ना मैं सम करता हूँ, 1.52 प्लस 1.04 प्लस में 0.73 प्लस में 0.64 प्लस में 0.6 इज इक्वल टू 4.53, ठीक है। डिवाइडेड बाई 5 कर देता हूँ इसको, तो अप्रोक्स में 0.90 आ रहा है तुम्हारा। अब तुम एक बात बताओ, 0.90 से नियरेस्ट कौन सा है बताओ, 1.04 या फिर 0.73? जिसमें कम गैप हो रहा हो वो नियरेस्ट होगा ना। यस, ये नियरेस्ट हो जाता है, क्योंकि इसमें 14 का गैप है और वहाँ 17 का गैप है। और वैसे भी ये पता है तुमको, थोड़ा सा इसलिए भी आ रहा है क्योंकि हमने 2 ही डेसिमल रखे हैं, अगर आप सबका 3-3 डेसिमल रखते ना तो शायद ये और थोड़ा बहुत बढ़ जाता, है ना। तो कुल मिला के ये था कि सबका एवरेज प्रोडक्टिविटी निकाल के फिर देख लेना है मुझे कौन से स्टेट का इसका नियरेस्ट है, वही पूछा है उसने। द एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ ऑल द स्टेट्स इज क्लोजेस्ट टू द प्रोडक्टिविटी ऑफ, तो क्लोजेस्ट ही अगर पूछा है तो डी हो जाएगा ना, तो मोस्ट क्लोजेस्ट टू डी है। अदरवाइज तो ऑप्शन आपका सी भी मैच कर रहा, पास में ही है, पर वो 17 का गैप है और यहाँ पर 14 का।
ठीक है। उसके बाद ये तो बहुत आसान है। फिर क्वेश्चन यहाँ पर सैलरी दिया हुआ है, यहाँ फ्यूल एंड ट्रांसपोर्ट दिया हुआ है, यहाँ बोनस दिया हुआ है, यहाँ इंटरेस्ट ऑन लोन्स दिया हुआ है, यहाँ टैक्सेस आपको गिवन है और ये सारे ईयर गिवन है। तो व्हाट इज द एवरेज सैलरी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय कंपनी फ्रॉम 2011 टू 15? ये बहुत आसान है, इन सब का एवरेज बताना है ना। तो जैसे अब ये तुम्हारे एवरेज बेस्ड डीआई थे सारे। अब इस तरह से तुम्हारा जैसे बेस्ड ऑन रेशो आ गया, एवरेज वाले हो गए, परसेंटेज वाले हो गए, रेशो आ गया। और रेशो में बहुत टिपिकल यहाँ तो नहीं पूछता, टिस्मेट वाले में थोड़ा सा पूछ सकता है। बोलते व्हाट इज द रेशो ऑफ मार्क्स स्कोर्ड इन मैथमेटिक्स बाय रश्मि एंड रेशमा? तो तीन लोग हैं, रश्मि, रेशमा, रजनी। तीन सब्जेक्ट हैं आपके, मैथमेटिक्स, साइंस एंड सोशल साइंस। तो पहले तो ये नहीं पता चल रहा किसका है, बट ये लोग जो है वो कॉन्जिक्यूटिव उसमें लेके चलते हैं। फर्स्ट वाला मैथमेटिक्स, सेकंड वाला साइंस और थर्ड वाला सोशल जो भी है। तो अब इसने क्या बोला कि व्हाट इज द रेशो ऑफ मार्क्स स्कोर्ड इन मैथमेटिक्स बाय रश्मि एंड रेशमा? रश्मि ने मैथमेटिक्स में स्कोर किया 65, रेशमा ने स्कोर किया 95। तो 65:95 का रेशो क्या बनेगा? 13:19 ना। यस सर, 13:19। 13:19 हाथ से कट करोगे 65 तो to ये। 95 तो रेशो में तो इतना ही पूछता है बस। बोलता व्हाट इज द रेशो ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय रश्मि एंड रेशमा इन ऑल सब्जेक्ट्स? तो प्लस सबका तो टोटल सबका टोटल इन करके सबका टोटल करो, इन सबका टोटल करो, रेशो बना दो। रेशो निकालो। ठीक है। बोलता इफ एवरेज स्कोर ऑफ रेशमा इन ऑल थ्री सब्जेक्ट इज एक्स एंड एवरेज स्कोर ऑफ रजनी इन ऑल थ्री सब्जेक्ट इज वाई, देन एक्स इज टू वाई। वही बात हो गई वही जो बात हुई तुमको डायरेक्टली पूछा, तो वो यहाँ इनडायरेक्टली पूछा है बस। यहाँ वहां पर रश्मि और रेशमा का पूछा था, यहाँ रेशमा और थर्ड रजनी का पूछा। रजनी का पूछे। बस इन दोनों का बताना है। And what is the ratio of marks scored by all the three students रश्मि, सोशल रेशमा इन सोशल? तो सोशल के रेशो स्पेसिफिक बताने तीन सोशल। का। सोशल का रेशो है 50, 60, 55। तो 5 से कटेगा ना कॉमन। yes sir 10, 12, 11। 10 and 12 11 12 11 जब फर्स्ट क्लास में मैथड सिखाए थे वही ना। यस। तो 10, 12, 11 किसी में है यहाँ पर? नहीं है ना। मतलब 10, 12, 11 का मतलब 1, 1.2 और 1.1 कहीं नहीं है ना यहाँ पर डायरेक्टली। तो देखो ये चीज ध्यान रखना, रश्मि, रेशमा एंड रजनी का रिस्पेक्टिव रेशो पूछा है। कई बार इसको ना आगे पीछे भी कर देते हैं वो, है ना। तो सपोज करो तुमको रजनी का ना बीच में कर दिया, मतलब ये वाला आंसर बन जाता हमारा ना। लेकिन हमें बताना रश्मि, रेशमा एंड रजनी का, तो वो नन ऑफ दीज में जाएगा, क्योंकि हमारा बनना 10, 12 और 11। इसका मतलब 1, 1.2 एंड 1.1। तो रेशियो की सेकंड क्लास का अपलोड करा देंगे। सेकंड क्लास का उपयोग कराएं। रिकॉर्डिंग शेयर कर दीजिएगा, मेरे को रिकॉर्डिंग। मिल ही नहीं अभी तक। तो ये सब तुम कट करते जाओगे तो इस तरह से बन जाएगा 1:1.2:1.1। मिल जाएगी, जल्द ही मिल जाएगी। आज का दिन से मैं रात में बैठ के पढ़ लूंगी थोड़ा, लेकिन पढ़ेगा नहीं आगे को डीआई। अभी तक तो मैं भी नहीं पढ़ा हूँ, सच बताऊं तो। नहीं, मैं क्लास नहीं अटेंड कर पाई थी ना। अरे तुमको पढ़ना, मतलब क्लास को पढ़ने की जरूरत क्या है? यहाँ सिर्फ रेशो बनाना है, काट तो सकती हो ना। नहीं, ये वाला तो फर्स्ट क्लास वाले में से है, तो बन रहा है ये वाला। अभी इसके आगे रेशो का थोड़ा सा जो प्रॉब्लम आएगा, वो जो टिस्मेट वाले डीआई होते हैं ना, वो जो हम क्लास कराएंगे ना, उसके लिए तुम्हारा थोड़ा सा रेशो का एप्लीकेशन ज्यादा चाहिए। उसके लिए कर लेना तैयार ना। फिर बाकी ये सारे उसी टाइप के फिर डीआई हैं सारे ना। तो आप लोग क्या करना, ये हमारा लेवल 1 वाला डीआई है, ठीक है। तो पहले आप लोग लेवल 1 करो, और वंस यू डन विद लेवल 1, तो फिर हम जो है वो लेवल 2 वाला जो टिस्मेट में आने वाला होता है, वो वाला डीआई करेंगे फिर, ठीक है। ओके सर। तो फ्रैक्शन का डाउट था किसी का? इसको था फ्रैक्शन का डाउट। शायद रितिका को। वो तुम लोग ना पहले सब लोग गायब हो गए तब पूछेगी वो मेरे से ना। अच्छा बताओ नहीं फ्रांक ना, क्या अभी करें? पूछ लो ना यार, हम भी सीखेंगे। नहीं ऐसे कुछ बहुत सिली डाउट है सर। वो एक्चुअली जो 3-4 फ्रैक्शंस देते हैं ना सर, उसमें हाईएस्ट एंड लोएस्ट में मेरा बहुत गलती होता है सर। तो वो बताना। अरे वो बहुत जेन्युइन डाउट है तुम्हारा ना, मैं तो सोचा कोई पूछा क्यों नहीं वो चीज। मतलब मेरा नॉर्मली गलत होता है या बहुत टाइम लगाती देखो हूँ। ऐसा होता है,
अगर तुमको बोलता है कि एक 1/2 है, एक 1/3 है, एक 1/4 है, तो इसमें से मुझे बताना लोएस्ट या हाईएस्ट कौन सा होगा, है ना। तो तुम बोलो, जैसे तुमको बोला घर घर पे ना पापा पिज्जा लेकर आए, 2 पार्ट किया, एक तुमको दे दिया, एक सिस्टर को दे दिया, ठीक है। एक दिन और लेकर आए, उस दिन ना कोई कजन भी आ गई तुम्हारी, उनको तीनों को उठा के दे दिया। एक दिन और लेकर आया तो 2 भुक्कड़ आप आ गए, दोस्त भी आ गए तुम्हारी। आप भी आ गए थे। मैं भी आ गया, मैं तो भुक्कड़ हूँ नहीं वैसे, चलो नहीं मैं ही आ भुक्कड़ गया, ठीक है। नहीं, शेयरिंग के लिए। ठीक है, तो 4 पीस मिले। अब मुझे ये बताओ रितिका, तुमको कौन से दिन सबसे ज्यादा पिज्जा मिलेगा, और क्वांटिटी अगर सेम है पिज्जा का, तो किस केस में तुमको ज्यादा क्वांटिटी खाने के लिए मिलेगा? बोलो तो रितिका। फर्स्ट मतलब फर्स्ट हाफ ऑफ हाफ। ना, कि हाँ। आप एक पिज्जा को हाफ कर रहे हो, और उसमें से सिर्फ 2 ही पार्ट करके एक दे दे रहे हो। यहाँ 3 में से 1 दे रहे हो, और यहाँ 4 में से 1 दे रहे हो। तो तुमको इससे एक बात पता चल रहा होगा, जितना छोटा बेस होता है न्यूमरेटर सेम होने पे, उतना ही बड़ा क्वांटिटी होता है, ये लार्जेस्ट हो ठीक जाता है। है। वैसे ही तुमको यहाँ पर जितना बड़ा बेस होगा और न्यूमरेटर सेम होगा, वो स्मॉलेस्ट हो जाता है। ओके होगा। अब ये किसी भी केस में एप्लीकेबल है। जैसे तुमको बोला 15/45, 15/50, 15/135, 15/40, इसमें सबसे बड़ा कौन सा होगा? लार्ज 45। 40 सॉरी वाला। 40 सॉरी 40 देखा नहीं इसका सर। बेस सबसे छोटा, वो सबसे बड़ा, बराबर। है ना। तो तुमको ना कई बार नहीं डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन पूछ देते हैं, जैसे तुमको बोलेगा कि तो अ, अगर न्यूमरेटर सेम नहीं हो तो फिर मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करके सेम सबको होगा। निकालो, उसको सॉल्व करो। जैसे तुमको, जैसे ना कई बार ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है कि तुमको मल्टीप्लायर सेम बनाना पड़ता है, मतलब न्यूमरेटर सेम बनाना पड़ता है। जैसे तुमको बोला 9/20, 19/40, 24/50, ठीक है, और 29/60। अब तुमको बोला इसमें से सबसे बड़ा कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है। तो अब तुमको पता है सबके न्यूमरेटर अलग है, लेकिन तुम इसको सेम बना सकते हो न्यूमरेटर को। तुमको पता है सारे जो है ना हाफ से एक कम है ना। यस यस। जब ये हाफ से एक कम है, तो तुम 1/20 का ही वैल्यू चेक कर लो ना, कितना होगा 1/20, 1/40, ओके। 1/50, 1/60। अब बताना इन सारे फ्रैक्शन में से सबसे छोटा और सबसे बड़ा कौन सा है? 60 सबसे। हेलो सुनाई दे रहा है? बोलो। 20 लार्जेस्ट होगा, 60 स्मॉलेस्ट होगा। हाँ, मतलब 9/20 लार्जेस्ट होगा, और ये स्मॉलेस्ट होगा। और लोग बताओ। हाँ हाँ सर, होगा तो ऐसे ही कि 1/20 सबसे बिगेस्ट होगा, 160 सबसे छोटा। लेकिन हम्म, मुझको ये नहीं समझ आया कि आपने ये कैसे बोल दिया, मतलब तुरंत मेरे को भी सिखाइए कि मेरे पे विश्वास हाफ करो, कम और है, मैं कुछ भी बोल देता वो हूँ। हाफ कम है ऐसा करके। हाफ कम नहीं बोला मैंने, बोला हाफ से एक कम है। एक हाँ कम लाइक 20 वो का कैसे, हाफ वो 10, कैसे? 10 से एक कम। अरे 20 अच्छा का हाफ ओके। 10 होता है तो उससे हाँ एक कम है, 40 का 40। हाफ 20 होता है तो उससे एक कम है, ठीक है। 50 का हाफ 25 25 से एक होता है कम तो एक है, कम है। 30 से कम है। तो और सभी अगर ऐसे में विजुलाइज नहीं हो रहा है तब वाला एग्जाम्पल। तब वाला एग्जांपल तुमको मस्त बताता हूँ, देखो मैं एक, तब इसको ऐसे करते तो जब आंसर करेक्ट हुआ है तो द लार्जेस्ट वुड बी 1/20 एंड द स्मॉलेस्ट वुड बी सॉल्व 1/60। करते हैं ऐसे करके ना, 0 से 0 जाता है ये, करेक्ट। 5 बनता है तो 9 5 जा 45%। अच्छा परसेंटेज कन्वर्ट कर ऐसे देते हैं। 19/40 होता है, ये यूनिवर्सल मेथड है फिर हमारा ना। हाँ ओके सर। 95/2 कितना होता है ये? 47.5। अच्छा मतलब जब विजुलाइज ना हो कि एक कम है जैसे आपने बताई, हाँ, तो ऐसे करने का। तो वैसे करना पड़ेगा। ठीक। अदरवाइज ना तुमको ऐसे केसेस में ना विजुलाइज हो जाता है, कुछ ही यूनिक देखो। देखो एग्जामिनर कभी भी देखता है ना, तो आपका स्किल चेक कर रहा है, तो वहां ना कुछ यूनिक सा पैटर्न तो देखो ना उसमें। वहां तुमको ऐसा होता है, जैसे अब मैं एक चीज बताऊं, अगर ये 1/20 आपका लार्जेस्ट है, और 1/60 अगर आपका स्मॉलेस्ट है ना, ओके। तो उस केस में यहाँ ना बिल्कुल उल्टा हो जाता है, ये 9/20 स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन बनता है, और ये 29/60 लार्जेस्ट फ्रैक्शन बनता है। अब ये तुम लोगों को सोचना पड़ेगा, ऐसा क्यों है बताओ। ऐसा क्यों हुआ कि जैसे 1/20 का वैल्यू लार्जेस्ट है, 1/60 का स्मॉलेस्ट है, लेकिन वो ऊपर वाले फ्रैक्शन उल्टे क्यों हो गए?
ये देखो मैं बताता हूँ, मैंने बोला कि ये हाफ से ना एक कम है, तो एक तो ये कम मैंने है इस तरह से हाफ से एक कम किया, और इसको भी मैंने हाफ से ना एक कम करूंगा मैं। अब इसका हाफ से एक कम करने का मतलब ये है कि अगर हाफ में से उस एक पार्ट की वैल्यू को मैं माइनस करके देखूं, तो मुझे पता चल जाएगा ना कि रिमेनिंग वाला पार्ट कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा होगा, है ना। ठीक है रितिका। अब हाफ से अगर वो एक कम है, तो मैंने क्या किया कि 20 में से एक पार्ट निकाला यहाँ पर। ठीक है, मतलब टोटल पार्ट अगर 20 हैं, तो 20 में से ना ये वाले 10 होंगे। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 बचा 7 8 9 एंड 10, ये 10 पार्ट होंगे ना, हाफ वाले के 10 पार्ट बन जाएंगे। वैसे ही अगर मैं 60 वाले की बात करता हूँ, तो हाफ पार्ट कितने बनेंगे? 30। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ठीक है रितिका, ये क्लियर है सबको? मतलब इसके हाफ को मैंने 20 पार्ट मतलब 10 पार्ट में बांटा, और इसके पार्ट को हाफ को मैंने 30 पार्ट में बांटा। अब मुझे एक बात बताओ, जब तुम इस 10 में से एक पार्ट निकालोगे और इसके 30 में से एक पार्ट निकालोगे, तो बचा हुआ ये ज्यादा बचेगा कि ये वाला ज्यादा बचेगा? जो रिमेनिंग बचेगा, रिमाइंडर जो होगा, जो वो वाला 1/60 वाला। 1/60 वाला ज्यादा बचेगा ना रिमेनिंग पार्ट, क्योंकि तुमने इसका बड़ा पीस निकाला है और इसका छोटा पार्ट निकाला है। तो जिसका तुम सबसे छोटा पार्ट निकाल ले, उसी का बचा हुआ फ्रैक्शन लार्जेस्ट हो जाएगा ना। और जिसका तुम सबसे बड़ा पार्ट निकाल ले हो, तो उसका बड़ा बड़ा बचा हुआ फ्रैक्शन जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट हो जाता है। तो अगर हाफ जाने की जगह ऐसे भी कर सकते थे, मतलब अगर मुझे पूछा होता कि 120 बाय 160, दो मतलब 120 और 160 दोनों में से कौन सा स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होगा, कौन सा लार्जेस्ट, तो ये भी मान लो मैं 20 मेरा होल है ना, हम्म। उसमें से मैंने एक निकाल लिया, माने 19 बचा वहां पे, हाँ। करेक्ट। और 60 मेरा यहाँ होल था, उसमें से एक निकाला तो 59 बचा, तो यहाँ ज्यादा बच रहा है, तो इसका फ्रैक्शन ज्यादा बड़ा होगा, ऐसे नहीं मैं नहीं नहीं, बोल तुम सकते। होल में से मत देखो ना, हाफ में से देखो ना। बेशक वो 20 में से ही एक निकाल ले हो, आप ये देखोगे कि आउट ऑफ 20 में से वहाँ एक पार्ट की वैल्यू निकाल ले और वहाँ 60 में से एक पार्ट की वैल्यू निकाल ले हो, तो दोनों में जो बचा हुआ क्वांटिटी होगा ना, उसमें जो बड़ा होगा ना, वो 1/60 वाला होगा, वो सही है तुम्हारा। उस लेकिन तरीके से भी अपन कर सकते हैं कि नहीं, मतलब हाँ, मैं कर ऐसा सकते हो पूछूं। उससे वैसे भी, अगर ये दोनों सेम है कि हाफ से एक कम है तो। ठीक है, और जैसे ऊपर दिया 15 बाय, बोलो। नहीं ऊपर नहीं, जैसे कोई बात नहीं। ऊपर दिया था जैसे 15/45, और दूसरे में दिया होता है 16/46, और जैसे ठीक, कुछ नहीं। फिर एक में दिया हुआ है 15/40, एक में दिया हुआ है 15/45। हाँ, हाँ, तो वो तो 15/40 वाला लार्जेस्ट तो होगा, उस और हाँ 15 उसमें से मैंने निकाला उतना, ऐसा समझ कर मैं कर सकती हूँ ना उसमें। क्योंकि वो तो न्यूमरेटर सेम है ना ऑलरेडी, वहां तो कोई एफर्ट मारना ही नहीं है। नहीं नहीं, 40 है और एक जगह 45 है डिनोमिनेटर, और न्यूमरेटर एक जगह 15 और एक जगह 16 ऐसा दी। 16 है सर, अच्छा, डिफरेंट है एक जगह न्यूमरेटर। 16 अगर है तब चेक करना पड़ेगा तुमको। तुम ऐसे बोल रही हो ना, एक जगह 16/40, एक जगह 15/40। 45। 16 बाई तो न्यूमरेटर्स भी डिफरेंट है, डिनोमिनेटर्स भी डिफरेंट ऐसे है। बोल रही हो, हाँ, तो चेक करना पड़ेगा। तो ऐसे कर सकती हूँ ना मैं कि 45 में से 15 काट लूँ, हाँ, वन थर्ड बोल 45 दो में, इसको। हाँ, और वहाँ 40 में से 16 काट दूँ। हाँ, तो ये 2/5 है, 16 का तो ज्यादा तो 2/5। यही हो गया ना। हम्म, अगर ज्यादा ये वाला कट गया 2/5 वाला, हम्म, और ये छोटा कट कम वाला कट रहा है, जी तो ये 2/5 का वैल्यू 40%, जी इसका 33 1/3%। तो ये तो वैसे ही दिख रहे हैं ना, ये बड़ा ये छोटा है। देखिए, ये ऐसे का चीज में ना टेबल भी काम आती है तुमको। जैसे 16/40 इज 2/5, और 2/5 अगर तुमको टेबल के हिसाब से पता है कि 40% होता है, तो काम आसान हो जाता है फिर। ठीक, ये वैसे ही दिख जाता है फिर तुमको ना कई बार। ठीक है। चलो, थैंक यू सर, गुड नाइट, बाय ठीक है, रितिका। ओके सर। गुड नाइट, बाय बाय। या रितिका। बाय। बाय।
रुचिका को भी Yeah, स्पेशल good बाय night, होगी। sir. बाय सर। Good Bye. night. रुचिका हाँ सर। तुमको बड़ा स्पेशल बाय करती है माई है। सर रितिका सर को मेरी भी दोस्त है ग्रुप ना। ऐड